आपको भी लग सकती है 400% तक की पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इनकम टैक्स की तरफ से आए हम लोग। क्या आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी एप्स को डेली यूज करते हैं तो आपको आ सकता है इनकम टैक्स का एक नोटिस। बचना है? अरे हाँ भाई हाँ। तो सबसे पहले तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक लाल रंग का डब्बा बना हुआ है वीडियो के नीचे, तो उस पर प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि एकदम फ्री है, इसके पैसे नहीं लगते। देखो, यूपीआई तो हम सबको पता है कि हम लोग बहुत यूज करते हैं, इतना तेजी में यूज करते हैं। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं गोलगप्पे खाने हैं, कहीं रिक्शा में बैठना है, कहीं फ्रूट खरीदने हैं, कहीं दोस्तों के साथ बाहर निकल गए हैं, तो यूपीआई हम इसलिए लेके चलते हैं कि कौन कार्ड लेगा, कौन कैश देगा अपने आप। तो अपना फोन उठाया और चल पड़े। लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शंस हमेशा सेफ होती हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से चांसेस हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आनी होती है तो वो कुछ नॉक नहीं करती आपका दरवाजा कि मैं आ जाऊं, दरवाजा तोड़ दो। तो इट्स बेटर कि आप प्रिकॉशंस को पहले ही लेकर चलें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर आपको नोटिस आ सकता है तो वो किन किन चीज़ों पर आपको नोटिस इनकम टैक्स भेज सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर मैं यूपीआई की बात करूं तो एज सच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ट्रांजैक्शंस पर इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन यही सोचकर लोग जो गलती कर बैठते हैं वो ये है कि हर जगह अपनी जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो आप अपने सेविंग्स अकाउंट से करने लगते हैं। तो बिना सोचे समझे आप अपने सेविंग्स अकाउंट में धड़ाल से लगे हुए हैं कि आपकी ट्रांजैक्शंस होए जा रही हैं, आपके पास पैसा आ भी रहा है, आपके पास पैसा जा भी रहा है। यहाँ मैं जितनी भी ट्रांजैक्शंस की बात करने वाली हूँ वो मैं डेबिट और क्रेडिट दोनों ही करने वाली हूँ। तो आपके सेविंग्स अकाउंट पर नजर रखता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आप ये सोचेंगे कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे नजर रख सकता है? तो ये कनेक्टेड होता है आपके पैन कार्ड से। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है उसकी डिटेल्स जो हैं वो बैंक के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। तो पैन कार्ड आपका इनडायरेक्टली इनकम टैक्स से कनेक्टेड हो जाता है। अब सपोज करो कि कोई एक दुकानदार है, या मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ कि एक समोसे वाला है, उसने अपना ठेला लगाया हुआ है और उसने अपने ठेले के बाहर एक क्यूआर कोड, एक स्टिकर की तरह क्यूआर कोड पेस्ट किया हुआ है। अब वो चिपका हुआ क्यूआर कोड उसके सेविंग्स अकाउंट से वो कनेक्टेड रखता है, क्योंकि वो कोई इतने बहुत बड़े बिजनेस तो नहीं चला रहे हैं कि वो अपना करंट अकाउंट खुलवाने के बारे में सोचेंगे। तो वो अपने सेविंग्स अकाउंट से उस क्यूआर कोड को कनेक्ट कर लेते हैं। तो उनकी जो हर रोज की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, वो उनका लेन देन, वो सारा उनके सेविंग्स अकाउंट्स के थ्रू ही चलता रहता है। ऐसा करते करते अब सपोज कीजिए कि उसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो साल की कुछ 10 लाख के आसपास पहुंच गई हैं। अगर वो इंसान डेली के 3000 रुपए की ट्रांजैक्शंस भी कर रहा है अपने यूपीआई के थ्रू, इसमें उसका डेबिट भी हो रहा है, उसका क्रेडिट भी हो रहा है, तो जो ट्रांजैक्शंस एक टोटल अमाउंट होता है वो अगर उसका डेली का 3000 आ रहा है तो महीने का कितना हुआ? 90,000, और पूरे साल का 10,80,000। तो यानी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको ये बड़ा सा एक अमाउंट आपका 10,80,000 रुपए का बड़ा बड़ा हाईलाइट हो जाएगा कि ये इंसान की इनकम इतनी है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो आपके टर्नओवर को आपकी इनकम सोचेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है, क्योंकि जो आप महीने के 90,000 रुपए की ट्रांजैक्शंस आपकी उसकी दिख रही हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं है, जरूरी क्या, इनफैक्ट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 90,000 ही आपकी नेट इनकम हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उस 90,000 में से आप अपना खर्चा भी निकालेंगे। आप एक समोसे की रेडी चला रहे हैं तो उसमें आप आलू भी लेंगे, आप मैदा भी लेंगे, आप अपने मसाले भी लेंगे, आप अपना गैस का सिलेंडर भी पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें निकाल के मोटा मोटा अगर मैं बताऊं आपको, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 90,000 में से 70,000 रुपए का लेन देन लेकर आपने अपना उसको बैलेंस जो था वो कर लिया। अब आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ, 90 में से 70 गए, 20,000। आपका एक्चुअल प्रॉफिट महीने का तो 20,000 ही बना, साल का 2,40,000। तो वो प्रॉफिट, आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है और आपका जो ट्रांजैक्शंस में दिख रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। अब एक 10,80,000 रुपए इनकम टैक्स वाला आपका देख रहा है कि इस इंसान की साल की टर्नओवर या फिर इनकम 10,80,000 रुपए, तो इसमें तो टैक्स बनता है। लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि आपने एक्चुअली जो आपका नेट इनकम है, जो आपने अपने खर्चे निकाल कर बचाया है, वो कितना है, तो वो उनको नहीं पता चलेगा। और वो अमाउंट यानी कि जो 2,40,000 रुपये अमाउंट है वो आपका टैक्स स्लैब में नहीं आता है। तो यहाँ आप फंस सकते हैं, यहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि जो अमाउंट पे आपका टैक्स बनता ही नहीं है वो अमाउंट तो उन्होंने देखा ही नहीं,
और जो अमाउंट आपका एक्चुअल में प्रॉफिट था ही नहीं, उस अमाउंट पे आपको टैक्स भरना पड़ गया। अब अगर वो आप क्लैरिफाई कर दें कि मेरा ये ट्रांजैक्शंस की जो हिस्ट्री रही है, मेरी एक साल में 10,80,000 रुपए मैंने कहाँ से लिए हैं, अगर आप वो क्लैरिफाई कर दें तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर वो क्लैरिफिकेशन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दे पाते हैं तो आपको पेनल्टी लग सकती है 60% से 400% तक की। खत्म, बाय बाय, टाटा। अब इनकम टैक्स आपको ये बोलेगा कि आपके पास करंट अकाउंट होता अगर, तो आप जितनी मर्जी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप साल के एंड में अपना आईटीआर भर देते हैं। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट हम जनरली क्यों ओपन करवाते हैं? हम सेविंग्स अकाउंट में यही सोचते हैं कि हम अपनी पर्सनल चीजें, हम अपनी पर्सनल सेविंग्स उसमें सेव करेंगे। हालांकि करंट अकाउंट जो होता है वो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से खोला जाता है। उसमें हमें होता है कि हमारा बिजनेस का इनकम, हम कितनी लेना देना, वो सारा हम अपने करंट अकाउंट में देखते हैं। अब ये जो नोटिस है जो आपको इनकम टैक्स वाले भेज सकते हैं, इस नोटिस का टाइम पीरियड होता है 8 साल, यानी 8 साल के अंदर अंदर वो आपको कभी भी ये नोटिस भेज सकते हैं। अब यहाँ सेविंग्स अकाउंट की बात मैं क्यों कर रही हूँ? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ सेविंग्स अकाउंट्स की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वो आपका पर्सनल सेविंग्स के ऊपर देखा जाता है। वो इनकम आपके अपनी पर्सनल सेविंग्स की होती हैं, उसमें आप अपने बिजनेस इनकम को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और चलिए मान लीजिए कि ये नोटिस एक बार आपको आ भी गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस नोटिस के अगेंस्ट आप अपने रेलेवेंट क्लैरिफिकेशंस और रेलेवेंट रीजंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बता पाएंगे तो वो पेनल्टी आपके ऊपर ठोक सकते हैं। और उससे बचना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो लेन देन वाली बातें में चलते नहीं हैं। इसी के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी बोलता है कि आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस आपकी साल की इनकम से ज़्यादा, यानी आपकी एनुअल इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि आपकी एनुअल इनकम है 6 लाख रुपए, यानी कि आप सालाना 6 लाख रुपए कमाते हैं और आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पहुंच गई हैं 7 या 8 या 9 लाख तक। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है, यानी कि 6 लाख की इनकम है और अगर आपने फॉर एग्जांपल 8 लाख तक की आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन पहुंच गई है, तो जो 2 लाख बीच में जो अमाउंट है उसका क्लैरिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा। उसके ऊपर उनको नोटिस भेज सकते हैं वो लोग आपको, तो वो क्लैरिफिकेशन आप तैयार रखिएगा अगर ऐसा होता है तो। अब ये बात तो हो गई एक दुकान वाले की या फिर एक छोटे स्केल पर जो अपना बिजनेस चला रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ एक सैलरीड एम्प्लॉय जो होता है उसके केस में क्या होता है। जैसे हम नौकरी पेशे वाले इंसान हैं तो हमारे लिए भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब सपोज कीजिए कि मेरी सैलरी है 20,000 रुपये महीना, यानी साल के मैं 2,40,000 रुपये कमा रही हूँ और मेरी यूपीआई ट्रांजैक्शंस में अमाउंट इससे ज़्यादा हो गया है, तो इनकम टैक्स वाले मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई आपकी तो सैलरी एनुअल इतनी है, आप उससे ज़्यादा खर्चा कैसे कर रहे हैं? क्या कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर उस ज़्यादा खर्चे का प्रूफ मेरे पास आ जाए तो ठीक है। अगर मैं उनको क्लैरिफाई कर पाऊँ कि वो ज़्यादा जो इनकम मेरे पास आ रही है वो कहाँ से आ रही है, हो सकता है वो मेरी रेंटल इनकम हो सकता है मेरी खेती बाड़ी से मेरे पास पैसा आ रहा हो सकता है मेरे पास कहीं और XYZ मेरे पास पैसा आ रहा है कहीं से। अगर मैं उनको वो चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ तो ठीक है। अगर नहीं कर पाई तो मेरे ऊपर आ सकता है एक बहुत बड़ा पेनल्टी। इसी के साथ साथ ऐसे बहुत से लोगों को बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में भी नहीं पता होता है। RBI के अकॉर्डिंग आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, और यही अमाउंट अगर करंट अकाउंट की तरफ जाता है तो ये 50 लाख हो जाता है। यानी कि सेविंग्स अकाउंट के लिए 10 लाख है और करंट अकाउंट के लिए 50 लाख है। अगर आपका कैश डिपॉजिट इस अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो आपको मिल सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस टू क्लैरिफाई योर ट्रांजैक्शन। अब ये बात इनकम टैक्स वालों को कौन बताता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्म 61 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो आपके बैंक्स हैं वो ये इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं। वो लायबल होते हैं ये करने के लिए, उनका ड्यूटी है। अब मैं जानती हूँ कि हम सब लोग बहुत स्मार्ट हैं, हमें पता है कि कोई अगर लॉ निकल जाए या कुछ लीगली चीज़ें आ जाए तो हमें उन चीज़ों से कैसे निकलना है। मैं जानती हूँ कि हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन IT डिपार्टमेंट वाले यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले और बैंक वाले भी कुछ कम नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा एक अकाउंट में ही तो 10 लाख चाहिए ना, तो मैं मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपका जो पैन कार्ड है वो तो एक ही है, और आप जितने भी मल्टीपल अकाउंट्स भी क्यों ना खुलवा लें तो उन अकाउंट्स में आपका वो पैन कार्ड जो लगता है वो इज़ इम्पॉर्टेंट। एनीवेज सारे जो बैंक्स होते हैं वो आपका पैन कार्ड मांगते हैं, तो वो पैन कार्ड के थ्रू आपके सारे अकाउंट्स लिंक होते हैं। तो आप एक अकाउंट में ही 10 लाख रुपए रख सकते हैं, और ऐसे ही अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स भी खुलवाते हैं तो उनकी भी लिमिट इतनी ही रहेगी। और इसी तरह अगर कोई भी इन्वेस्टर 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करता है इन म्यूचुअल फंड्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर,
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर नोटिस भेज सकता है। सो इट्स बेटर कि आप अपने कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर ध्यान रखें और जितनी लिमिट है उतना ही करें। इसमें जितनी भी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं ये सब सब्जेक्टेड हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही, बट हो सकता है कि आ जाए, तो उससे थोड़ा प्रिकॉशंस लेना इज़ ऑलवेज बेटर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर आपके वो डाउट्स को क्लियर करेंगे। और तब तक अगर आप ऐसे रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल कोर्सेज हैं हमारे फ्रीडम ऐप पर, तो वो फ्रीडम ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा कोर्स या कोई भी ऐसा बिजनेस जो फार्मिंग से रिलेटेड हो, जो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, जो बिजनेस से रिलेटेड हो, अगर आप करना चाहते हैं तो वो फ्रीडम ऐप इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रीडम ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।